12 जून का दिन यानी कि आज लीगल हिस्ट्री में कुछ खास है, क्योंकि आज के दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसने न केवल सबको शॉक कर दिया बल्कि पहली बार एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोर्टरूम में एक हाई वोल्टेज केस देखने को मिला था। और इसका जो आउटकम हुआ वो तो हमारे देश की हिस्ट्री में आज तक याद किया जाता है। एक केस ने न केवल जुडिशरी की काया बदल दी बल्कि पॉलिटिक्स में भी लॉ का डर बिठा दिया। दर्शकों, 12 जून 1975 जिस दिन गर्मी अपने चरम सीमा पर थी, सुबह के 10 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोर्टरूम नंबर 24 भर चुका था। हर आंख किसी एक चेहरे को देख रही थी, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, और हर दिल धड़क रहा था एक नाम के लिए, इंदिरा गांधी। जी हाँ, उस वक्त की देश की प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त की सबसे ताकतवर नेता। और कुछ ही देर में होने वाला था एक ऐसा फैसला जो सिर्फ एक इलेक्शन का नहीं बल्कि भारत की राजनीति का पूरा दायरा बदल कर रख देने वाला था। जस्टिस सिन्हा ने जब अपना वर्डिक्ट सुनाया तो सबकी आंखें चौंक गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस में हलचल मच गई, कैबिनेट में संकट, सपोर्टर्स हैरान और ऑपोजिशन वो तो इस फैसले को एक पॉलिटिकल डिवाइन इंटरवेंशन मान रही थी। पूरे देश में रैली शुरू हो गई। मीडिया के रिपोर्टर्स इलाहाबाद से दिल्ली तक भाग रहे थे। कोर्ट के हर लफ्ज को एनालाइज करके हेडलाइंस बनाई जा रही थी। यहाँ तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद देश के हर इंसान की नजर सुप्रीम कोर्ट की तरफ मुड़ गई। ये बात और केस जुड़ा था 1971 के रायबरेली के चुनाव से। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे 12 जून की डेट आज भी ऐतिहासिक मानी जाती है। तो जैसे कि हमने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिन्हा ने एक ऐसा वर्डिक्ट सुनाया और उन्होंने वर्डिक्ट सुनाते हुए कहा, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का 1971 का रायबरेली से चुनाव रद्द किया जाता है और इसकी वजह इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस। एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर को कहा गया कि आप अब एमपी नहीं रह सकती, आप 6 साल तक कोई भी चुनावी पद नहीं रख सकती। ये फैसला सिर्फ कानूनी नहीं था, ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। देश जिसमें अब तक प्राइम मिनिस्टर्स को उनके काम के लिए या लोगों के वोट्स के जरिए बदला जाता था, उस देश में एक कोर्ट ने कहा अब बस, ये नेता चुनावी नियम तोड़ चुकी है और अब उनका टेन्योर खत्म। सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है उस समय के लिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इंदिरा गांधी की ये परीक्षा 1971 के इलेक्शंस के बाद शुरू हुई। बांग्लादेश वॉर में जीत के बाद उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। रायबरेली से उन्होंने सोशलिस्ट लीडर राजनारायण को 1 लाख से ज्यादा वोट से हरा दिया। लेकिन राजनारायण ने ये नहीं माना। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, ये कहते हुए कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी रिसोर्सेज का मिसयूज किया। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर्स, स्टेजेस और इवन सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल सरकारी मशीनरी से किया गया। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाए कि इंदिरा गांधी के कैंपेन के लिए काम करने वाले यशपाल कपूर जब उनके इलेक्शन एजेंट बने तब तक उन्होंने ऑफिशियली गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन नहीं किया था। हाईकोर्ट ने कई सारे इल्जाम खारिज कर दिए, जैसे कि लिकर बांटना, ब्लैंकेट्स देना, एयरफोर्स का मिसयूज करना और लिमिट से ज्यादा पैसा खर्च करना। लेकिन 2 बातें कोर्ट ने नहीं मानी। द इलीगल यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, स्टेजेस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस अरेंज्ड बाय ऑफिशियल्स ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ यशपाल कपूर, her aide who hadn't officially resigned from the government services before becoming her election agent। बस इतना काफी था। कोर्ट ने कहा कि इन वायलेशंस के बेसिस पर उनका चुनाव रद्द किया जाता है और वो 6 साल तक किसी भी इलेक्टेड पोस्ट पर नहीं रह सकती। एक ऐसा वर्डिक्ट जो किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से चुनी गई हो, उसका इलेक्शन रद्द किया जाए, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। जब इस वर्डिक्ट के बाद देश में हलचल मच गई तो सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ मुड़ी। क्या अब ये वर्डिक्ट पलट जाएगा? 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्शियल स्टे दिया। कोर्ट ने ये कहा कि गांधी कुड रिमेन प्राइम मिनिस्टर बट रिस्ट्रिक्टेड हर राइट्स एज एन एमपी। शी कुड अटेंड पार्लियामेंट बट नॉट वोट और रिसीव अ सैलरी एज अ लॉ मेकर। ये एक ऐसा मोड़ था जहां प्राइम मिनिस्टर तो बनी रही लेकिन एमपी नहीं। ताकत थी लेकिन लीगल लेजिटिमेसी पे सवाल उठ चुका था। हाईकोर्ट के फैसले के 13 दिन बाद 25 जून 1975 की रात एक ऐसी चीज हुई जिसके बारे में तब किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 को इन्वोक किया और इमरजेंसी लागू हो गई। राजपथ से गलियों तक, आकाशवाणी से अखबारों तक, हर जगह एक संकट की घंटी बजने लगी। लोकतंत्र की सांस दब गई थी। इमरजेंसी में हर चीज कंट्रोल में थी। मीडिया, कोर्ट्स, पॉलिटिशियंस, सब कुछ। फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. अडवाणी जैसे लीडर्स को जेल भी भेज दिया गया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट को फोर्सफुली ठंडा कर दिया गया। न्यूज़पेपर्स का सेंसर होने लगा। एडिटर्स को फ्रंट पेज छपी जाने वाली लाइन तक क्लियरेंस के लिए भेजनी पड़ी। ये एक ऐसा दौर था जहां इंदिरा गांधी ने अपनी ताकत बचाने के लिए पूरे देश के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को ही रोक दिया। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग था 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के जरिए पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से दूर रखा जाएगा। इन सिंपल टर्म्स, इंदिरा गांधी ने अपने खिलाफ आई जुडिशियल रूलिंग से बचने के लिए लॉ ही बदल दिया। ये एक टेक्स्ट बुक केस बन गया दैट हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स कैन बी मिसयूज्ड टू एंट्रेंच पावर।
इस दौर की दुनिया भर में निंदा हुई। न्यूज़पेपर्स, स्कॉलर्स, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सब ने इस बात को उठाया कि ये अथॉरिटेरियनिज्म है और एक लोकतांत्रिक देश के लिए शेमफुल चैप्टर। लेकिन तब तक ट्रेन पटरी से निकल चुकी थी। 1977 में जब फाइनली इलेक्शंस हुए तो जनता ने अपना डिसीजन दिया। कांग्रेस की हार हुई और जनता पार्टी पावर में आई। लोकतंत्र ने वापस सांस ली। 1980 में इंदिरा गांधी वापस प्राइम मिनिस्टर बन गई। देश ने एक बार फिर उन पे विश्वास किया। लेकिन उसके सिर्फ 4 साल बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी अपने ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स के हाथों गोली की शिकार हो गई। अटैक द ऑपरेशन ब्लू स्टार के रिटेलिएशन में ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑर्डर्ड बाय इंदिरा गांधी ऑन 1 जून 1984 was a military operation carried out by the Indian Army in June 1984 to remove Sikh militants who had taken refuge in the Golden Temple complex in Amritsar, Punjab. इस ऑपरेशन के तुरंत बाद पूरे देश में दंगे देखने को मिले। Thousands of Sikhs were killed. देश एक नई तस्वीर से गुजर रहा था और फिर सालों बाद एक नई गांधी जनरेशन फिर कोर्ट के चौखट पर आ पहुंची। जी हाँ, 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के पोते हैं, जो वायनाड के एमपी थे, उन्हें भी पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और वजह थी एक क्रिमिनल डेफेमेशन केस। 2019 में राहुल गांधी ने एक इलेक्शन रैली में कहा था, "Why do all thieves have Modi in their surnames?" इस कमेंट पर केस हुआ। कोर्ट ने उन्हें गिल्टी पाया और तुरंत लोकसभा सेक्रेटरीट से ये नोटिस भेज दिया गया that राहुल गांधी stands disqualified as a member of parliament। देश भर में इस डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर चर्चा होने लगी। सपोर्टर्स ने इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू बताया, ऑपोजिशन ने इसे पॉलिटिकल वेंडिटा कहा। राहुल गांधी ने भी अपील की और उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट तक गई, जहां से अगस्त 2023 में उन्हें रिलीफ मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन स्टे कर दिया। राहुल गांधी वापस संसद में आ गए। एक बार फिर से एक गांधी फैमिली मेंबर ने एक कोर्ट रूम वर्डिक्ट का सामना किया। एक बार फिर लीगल बैटल ने पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज किया और एक बार फिर देश ने देखा दैट इवन टेक्निकल वायलेशंस ऑफ इलेक्टोरल नॉर्म्स such as the improper use of an aid or misusing official resources can have significant consequences under the RPA। अगर 1975 में जुडिशरी ने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, तो 2023 में भी जुडिशरी ने एक सिटिंग एमपी के कन्विक्शन को टेम्पररी रोका था। ये सब इस बात का प्रूफ है कि भारत का जुडिशियल सिस्टम ताकतवर है और अगर उसे पॉलिटिकल टूल नहीं बनाया जाए तो वो लोकतंत्र का असली रक्षक बन सकता है। हिस्ट्री ने एक बार फिर दिखाया कि चाहे नाम गांधी हो या फिर मोदी, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब इक्वल है। इंदिरा गांधी का वो वर्डिक्ट जहां से इमरजेंसी शुरू हुई और राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन जहां से नए सवाल खड़े हुए, दोनों ने एक ही बात सिखाई कि लोकतंत्र की शक्ति सिर्फ वोट में नहीं, कानून में भी होती है। और हो सकता है कि आज के राहुल गांधी को वही पॉलिटिकल रिवाइवल मिले जो उनकी दादी को 1980 में मिला था, या हो सकता है कि देश एक नए मोड़ पर जाए। लेकिन जो कभी नहीं बदलेगा वो ये सच है कि एक कोर्ट वर्डिक्ट से पूरा राष्ट्र हिल सकता है, एक प्राइम मिनिस्टर गिर सकता है और एक नए भारत का जन्म भी हो सकता है। क्या हम तैयार हैं फिर से किसी नए 12 जून के लिए? अपने व्यूज हमें कमेंट्स में बताइए और लॉ चक्र को फॉलो कीजिए।